मलिक कफूर एक प्लांटेड एजेंट था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को जहर दिया और मार दिया और खिलजी वंश का अंत कर दिया। गुजरात से पकड़ा गया था लेकिन गुजराती मूल का नहीं था। ऐसे ही एक और था खुसरो। उसने मुबारक शाह को अंधा किया, उसका वध किया, जो कि खिलजी का ही बेटा था और वो सुल्तान बन गया। मतलब मलिक कफूर इनडायरेक्ट सुल्तान बना, शहाबुद्दीन को गद्दी पे बिठाया। और मलिक कफूर की जब अमीरों ने हत्या कर दी तो दूसरा खुसरो खान दिल्ली का सुल्तान बना और उसने शहाबुद्दीन को अंधा कर दिया, मुबारक शाह को मार दिया, कत्ल कर दिया। फिर ये दोनों क्यों नहीं धुरंधर की तरह एक एजेंट और प्लांटेड लोग थे, ऐसा माना जाए, क्योंकि इनके अंदर कुछ समानताएं थी। एक मालवा अभियान में पकड़ा गया लेकिन गुजराती मूल का था। दूसरा जो है क्या कहते हैं, गुजरात अभियान के दौरान पकड़ा गया, दोनों गुलाम थे, दोनों पहले नॉन मुस्लिम थे, बाद में इस्लाम कबूल किया और सत्ता के अंदर आए और बहुत ज़्यादा प्रभावी बन गए। आज के इस वीडियो के अंदर इन्हीं दो धुरंधरों का राज फाश करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ वो आपको बताएंगे। और आज के इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे मंगोलों को छक्के छुड़ाने वाले गयासुद्दीन तुगलक ने उसके खिलजी वंश के अंत के बाद तुगलक वंश की स्थापना की और एक शानदार किला बनवाया। और क्यों गयासुद्दीन तुगलक अपने साथ अपनी कब्र के बराबर चाहता था कि ज़फ़र खान की भी कब्र बने। गयासुद्दीन तुगलक मंगोलों को हराने वाला एक शानदार योद्धा, उसकी मौत कैसे हुई इस वीडियो में भी आपको बताएंगे। आइए चलते हैं यात्रा पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1316 और 1320 के बीच में खिलजी वंश का अंत हो गया। लेकिन आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कुछ आपके साथ में, हो सकता है कि ये ऐतिहासिक फैक्ट्स हों और हो सकता है कि ये लेकिन ये इतिहासकारों के बीच में चर्चा का विषय हमेशा ही रहा है। मैंने आपको एक नाम बताया था, मलिक काफूर, जो कि सेनापति था खिलजी का बहुत बड़ा, गुजरात के से लेकर आया था वो उसको, और वहाँ से फिर जो है उसने कई साउथ की लड़ाइयाँ लड़ी और जीती और बड़ा कुशल और बड़ा प्रभावशाली बन गया था। लेकिन एक कंट्रोवर्सी है और ऐतिहासिक तौर पर ये फैक्चुअली साबित तो नहीं है बात, लेकिन ये होना असंभव नहीं है। होता कैसे है, खिलजी वंश का अंत कैसे होता है? एक करण वघेला को खिलजी हराता है गुजरात के अंदर, ठीक है, और वहाँ से एक व्यापारी के थ्रू ये मलिक कफूर को अपने साथ लेके जाता है। मलिक कफूर साउथ के अंदर अभियान चलाता है और वहाँ पर बहुत सारी जीतें हासिल करता है और जो है काफ़ी मकाम मलिक कफूर का जो है ऊपर हो जाता है। लेकिन ये जो साउथ के अभियान थे, यहाँ पर इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी नहीं पड़ रही थी खिलजी को, क्योंकि उधर मैंने जैसे आपको बताया था ज़फ़र खान मंगोलों को हरा रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात थी और इससे इतना टेरर खिलजी का हो गया था कि आमतौर पे तो उसको सरेंडर ही कर दे रहे थे वहाँ पर। लेकिन मलिक कफूर दरबार के अंदर बहुत नज़दीकियाँ बढ़ाता है, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत करीब आता है और एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर पैदा होती है कि शायद मलिक कफूर ही अलाउद्दीन खिलजी को जहर दे देता है और मार देता है। तो इससे मुझे धुरंधर फिल्म की याद आती है, कहीं ऐसा तो नहीं जो कि इतिहास में गुप्त है और फैक्चुअली प्रूव नहीं हो सकता। ये मलिक कफूर जो है एक प्लांटेड वघेला का एजेंट था, क्योंकि कमला देवी भी तो आखिरकार यहीं थी। खैर, इसको हम लोग ऐतिहासिक तौर पे साबित नहीं कर सकते। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, खिलजी बीमार रहने लगता है। कुछ इतिहास में कहते हैं कि वो बीमार ही हो गया था नेचुरल, कुछ कहते हैं कि उसको जहर दे के मार दिया था और मलिक कफूर ने ही मारा था। खिलजी के मरने के बाद आमतौर पे तो खिलजी वंश का अंत हो गया था। हुआ क्या, मलिक कफूर ने एक कांड किया बड़ा तगड़ा। खिलजी का एक बेटा था 6 साल का, शहाबुद्दीन, उसको बना दिया सुल्तान, और जो एलिजिबल बेटे थे मुबारक शाह और उनको जो है कैद कर दिया। खिज़र खान को तो ग्वालियर भेज दिया देवल देवी के साथ, ठीक है, वो तो वहाँ पर अंधा हो गया, क्या हुआ उसका तो कुछ पता नहीं। लेकिन ये 6 साल के बेटे को मलिक कफूर ने सुल्तान बना दिया। अमीर वगैरह जो है, अब इनडायरेक्टली ये सत्ता जो है मलिक कफूर के हाथ में चली गई। लेकिन अमीर वगैरह ये चीज़ गेम समझ गए मलिक कफूर का कि भैया ये तो सत्ता पर इनडायरेक्ट कब्ज़ा कर रहा है और धुरंधर बनने की कोशिश कर रहा है, और इसको जो है अमीरों ने जो है कत्ल कर दिया मलिक कफूर को। मलिक कफूर का कत्ल हो गया। मुबारक शाह कैसे आज़ाद हुआ, मुबारक शाह आज़ाद हुआ और उसके बाद जो है खिलजी वंश में अगला राजा जो है फिर वो मुबारक शाह बना।
मुबारक शाह भी राजा बना तो उसने सबको तो छुड़वाया, लेकिन खिज़र ख़ान को नहीं छुड़वाया। कहते हैं कि मुबारक शाह जो कि खिलजी का ही बेटा था, कहते हैं कि खिज़र ख़ान को ग्वालियर में वो अंधा हो गया, और जो अपना सगा भाई था ये शहाबुद्दीन जो 6 साल का था, जिसको मलिक कफ़ूर ने डमी बनाया था अपनी सत्ता पे नियंत्रण रहने के लिए, इसको भी मुबारक शाह ने जो है अंधा कर दिया। और ये इन्फ्लुएंस में था खुसरो करके एक और सेनापति था। ये जो खुसरो करके जो सेनापति था ना, ये भी गुजरात से वघेला की जंग के दौरान इनके पास आया था। इसने भी बाद में इस्लाम कबूल किया था। कहते हैं कि शहाबुद्दीन 6 साल का अपना भाई अंधा हो गया, वहाँ पर उसका पता नहीं। इसके बाद खुसरो ने जो है मुबारक शाह की हत्या कर दी। मतलब 1316 से और 1320 के बीच में इतनी साजिशें और इतनी प्लांटिंग हुई थी, नहीं हुई थी, कुछ किसी को मालूम नहीं। लेकिन ये फैक्चुअली करेक्ट है कि मुबारक शाह का कत्ल जो है खुसरो ने कर दिया। खुसरो ने सिर्फ कत्ल किया, वहाँ पर खिज़र ख़ान मरा ग्वालियर के अंदर, और देवल देवी जो कि अमीर खुसरो की क्या कहते हैं नायिका थी, उसको लेकर जो है ये लोग आ गए यहाँ पर अपने हरम में, खुसरो ख़ान। फिर उसके बाद जो है अमीरों की घंटी पूरी जग गई, क्योंकि देखिए मलिक कफ़ूर के बाद ये दूसरा ऐसा शख्स था खुसरो ख़ान जो गुजरात वॉर के ज़रिए ही दरबार में आया था। और ये दोनों कुछ कुछ टाइम के लिए मलिक कफ़ूर भी और खुसरो ख़ान भी सरदार बने। फिर उसके बाद जो है उन्होंने याद किया अपने सबसे कुशल सेनापति को, गयासुद्दीन तुगलक, और उन्होंने ये सब इतनी साजिशें और ये, क्योंकि दिल्ली सल्तनत तो फिर तबाही हो गई थी, ख़त्म ही होने वाली थी समझो। क्योंकि देखिए खुसरो ख़ान सिर्फ जो है ना सत्ता हथियारा था या सुल्तान बन रहा था, वो कोई बात नहीं है। खुसरो ख़ान जो है ना सत्ता का चरित्र पूरी तरीके से बदल डाल रहा था, जिससे जो है तुर्क अमीरों और जो ये मनसबदारी चहलगामी थे इनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को फिर वो किया, और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो ख़ान के ऊपर में हमला कर दिया और खुसरो ख़ान को हरा दिया, कत्ल कर दिया। और फिर सत्ता पर स्थापना हुई गयासुद्दीन तुगलक की, और दिल्ली सल्तनत में स्थापना हुई तुगलक वंश की। आज हम लोग ये जहाँ बैठे हुए हैं ना, ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, और कहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत मकबरा है। यहाँ इसकी एक ख़ासियत ये है कि ये जो मकबरा है, यहाँ पर ज़फ़र ख़ान की क़ब्र भी है। टन 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 टन। ज़फ़र ख़ान यहाँ पर तो थोड़ा बहुत याद किया ही जा रहा है। ज़फ़र ख़ान जिसने मंगोलों के छक्के छुड़ाए, उसका भी क़ब्र शायद यहीं पर ही है, क्योंकि मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है ऐसी इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद क्या होता है, तुगलक वंश की स्थापना होती है और गयासुद्दीन तुगलक का शासन आता है। गयासुद्दीन तुगलक का शासन बहुत कुशलता के साथ चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। और यहाँ पर तुगलकाबाद एक नई दिल्ली, मतलब दिल्ली जो है अपनी शेप बदलती है, और महरौली से होके खिलजी के ज़माने में जहाँ शिरी पहुँची थी, अब शिरी से होके वो दिल्ली तुगलकाबाद में एंट्री करती है। दिल्ली का सबसे बड़ा किला गयासुद्दीन तुगलक बनवाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में क्या कंट्राडिक्शन थे, क्या उनके सत्ता के द्वंद्व थे, ये मैं बातें तुगलक के किले से आपको अभी बताऊंगा लाइव। इस टाइम पे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के कब्र के ऊपर हैं। आइए मैं आपको अंदर से गयासुद्दीन तुगलक की कब्र दिखाता हूँ। खान को, और अब चलते हैं तुगलक के किले में। तो गयासुद्दीन के मकबरे से मैंने आपको जो है खुसरो और मलिक काफूर की कॉन्स्पिरेसी, मतलब ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है लेकिन कॉन्स्पिरेसी आपको बताई। इस वक्त तो हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के किले में हैं। किला बहुत ही महान, मंगोलों से ख़तरा था, सब कुछ था। कहते हैं किला श्रापित भी है, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया ने इसको श्राप दे दिया था कि भैया या तो रहे उज्जड़ या तो रहे गुज्जर। और कहते हैं अभी भी उज्जड़, क्योंकि इनका बावली को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। गयासुद्दीन तुगलक जो है एक महान क्रांतिकारी और बहुत ही कुशल सेनापति थे, और मंगोलों के साथ जो लड़ाइयाँ हो रही थी उसके अंदर में जो समझ लीजिए नेतृत्व जो है यही गयासुद्दीन तुगलक ही कर रहे थे। तो दोस्तों अपने वादे के मुताबिक अब हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के किले में पहुंच गए।
किला बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा है। मंगोलों से ख़तरा था, इसलिए ये किला नहीं, एक तरीके से एक शहर बसा दिया गया था पूरा का पूरा। इसके अंदर सैनिक छावनी, प्रशासनिक व्यवस्था, पानी, सब व्यवस्था थी। कहते हैं किला श्रापित हो गया क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया ने इसको श्राप दिया कि या तो रहे गुज्जड़ या तो रहे उज्जड़ और ये उज्जड़ ही रहा। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा किला है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 1260 में जन्मे गयासुद्दीन तुगलक जो है, ये इनकी माँ कहते हैं जाट थी, जाट मूल की थी, और पिता जो है तुर्क थे। और ये कोई सुल्तान परंपरा के मतलब इनके राजा नहीं थे। इन्होंने तो ज़मीन के ऊपर में जो युद्ध कौशल दिखाया उसकी वजह से इनका सम्मान बढ़ा, इनकी जो है इज़्ज़त बढ़ी। तुगलकाबाद के इस किले के अंदर, इस फोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि इतना बड़ा महान किला बनाया। और अगर एक डिस्प्यूट समझ लें निज़ामुद्दीन औलिया के साथ जो इनका रहा, जहाँ से वो मुहावरा भी निकला है, अभी दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है। खुसरो ख़ान ने जो है मुबारक शाह को मार दिया, कत्ल कर दिया और उसके बाद सत्ता पे कब्ज़ा कर लिया। खुसरो खां, जिसके लिए मैं धुरंधर मूवी याद करके आपको बता रहा था कि खुसरो खां मलिक काफूर हो सकता है कि ये प्लांटेड एजेंट हो, ऐतिहासिक तौर पर ये प्रमाणिक तो नहीं है। ज़फ़र ख़ान और गयासुद्दीन में दो समानताएं थी। ये दोनों ना मंगोलों को से लड़ भी रहे थे खिलजी के ज़माने में और उनको हरा भी रहे थे। तो अमीरों के अंदर इनका रसूख था। तो जब खुसरो ख़ान ने हमला किया तो मलिक जो ये रहते हैं, चहलगामी रहते हैं, अमीर थे, ये नाराज़ हो गए और ये समझ गए कि हो सकता है कि कोई साजिश का हिस्सा हो। तो इन्होंने गाज़ी गयासुद्दीन तुगलक को जो है बुलाया। उसने खुसरो ख़ान पे हमला किया और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। बहुत अच्छा शासन चलाया। जो दिल्ली सल्तनत बिखर रही थी उसको संभाला, संजोया और एक एक करके समझिए सारी चीज़ों को दुरुस्त किया। अपने बेटे को इसने ऐसे ट्रेंड किया, मोहम्मद बिन तुगलक को। कहते हैं कि वो तो साइंटिस्ट था, पता नहीं कैसा राजा था, बहुत खूबसूरत, मतलब उसने सत्ता चलाई, बहुत मतलब साइंटिफिक सोच का था, बहुत नई सोच का था। मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसे समझ लीजिए कि बचपन से ही इसने ट्रेंड करता लेकर आया था जैसे वो सुल्तान ही बनेगा और एक सुल्तान के सारे गुण होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन बाद में आता है, लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक जो है राजा बना और इसने जो है पूरे तरीके से इतना खूबसूरत बड़ा मंगोलों से निमटने के लिए एक छावनी जैसा किला भी बनवा लिया, उसके बाद क्या हुआ कि आप ये समझिए कि बंगाल के अंदर विद्रोह हो गया और ये विद्रोह पे गए और उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया। और जब ये वापस आ रहे थे तभी ये डिबेट भी हुई थी निज़ामुद्दीन औलिया से, बावली को लेके जो उनका डिबेट थी। तो किसी ने कहा कि अगर गयासुद्दीन वापस आएंगे तो आपको इसका दंड मिलेगा। तो उस टाइम पे निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है। और ये जब वापस आ रहे थे बंगाल अभियान से लौट के और जश्न मना रहे थे, एक बहुत बड़ा स्टेज और पंडाल बनाया था। वो पंडाल जो है आप समझ लीजिए वो गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। बहुत लंबा शासन इनका नहीं चला। उसके बाद तुगलक वंश की तो स्थापना हो ही चुकी थी। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरीके की क्रांतियाँ की, किस तरीके का मज़ा बांधा और दिल्ली सल्तनत को कैसे एक अलग तरीके की सल्तनत के रूप में तब्दील किया, वो हम लोग आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को इसी में समेटना जो है वो उसके साथ नाइंसाफ़ी है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही क्रांतिकारी राजा था। उसने बहुत ही बड़े बड़े कदम उठाए और पूरे तरीके से जो है जिसे समझ लीजिए नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी, पता नहीं क्या क्या करा। बहुत ही क्रांतिकारी उसने कदम उठाए। तो उनको एक एपिसोड तो बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है हम लोग एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे, इसी किले के प्रांगण से बनाएंगे। ये किले के विजुअल हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर में वहम पालते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है साजिश करके गयासुद्दीन तुगलक अपने पिता का जो है वो स्टेज गिरवा दिया, उसमें उसकी मौत हो गई। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, लेकिन इतिहास के अंदर में ये गुम हो गई है बात। ठीक है, अभी गयासुद्दीन तुगलक के इस बड़े किले की झलकियाँ देखिए और दिल्ली सल्तनत और दिल्ली के विस्तार देखिए। आपको हम लोग अनंगपाल के लालकोट से महरौली लेके गए, महरौली से शीरी लेकर आए और अब हम लोग तुगलकाबाद में हैं। दिल्ली बढ़ती जा रही है और दिल्ली बड़ी होती जा रही है और दिल्ली का नाम बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, झलकियाँ देखिए तुगलकाबाद के इस किले की।